नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी आपके लिए 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर आई हूँ। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी पंत या डी महादेवी वर्मा। तो आप सभी को पता है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। कामायनी के रचयिता हैं बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा है। ये प्रश्न पहली बार आया है। अभी तक आपने इसकी रचयिता पढ़े थे किंतु भाषा नहीं पढ़ी थी। अब एक प्रश्न मेरी ओर से है आपको, रामचरितमानस की रचना किसने की, ये बता दीजिए। तब तक मैं भाषा बताती हूँ। ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली या डी मैथिली। तो दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा है अवधी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है अवधी भाषा में। गोदान के लेखक हैं ए प्रेमचंद, बी यशपाल, सी अज्ञेय या डी रेणु। लगभग रोज नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन ये प्रश्न जरूर आया है। ए प्रेमचंद हैं गोदान के लेखक, जिन्हें कहा जाता है कलम का सिपाही, जिनका वास्तविक नाम है धनपत राय। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत भारती के रचयिता हैं कौन है, ये बताना है। ए मैथिली शरण गुप्त, बी दिनकर, सी बच्चन या डी पंत। तो भारत भारती, साकेत और यशोधरा के रचयिता ए मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनको भारत का राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। दिनकर जी को भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि कहते हैं तथा इनकी कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी बहुत प्रसिद्ध हैं। बच्चन जी जाने जाते हैं हालावाद के प्रवर्तक के रूप में। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण तथा नीड़ का निर्माण फिर आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंत जी पल्लव की रचना के लिए जाने जाते हैं तथा आपको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रश्मिरथी के रचयिता। पिछले प्रश्न में मैं इसका उत्तर दे चुकी हूँ। और रश्मिरथी के रचयिता हैं ये रामधारी सिंह दिनकर। बी निराला जाने जाते हैं सरोज स्मृति के लिए, परिमल के लिए। सी पंत प्रकृति के सुकुमार कवि पल्लव के लिए जाने जाते हैं। डी बच्चन मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। मधुशाला के रचयिता, ये मैंने अभी बताए थे, बताइए कौन है। ए हरवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी प्रसाद या डी अज्ञेय। ए हरवंश राय बच्चन ही हैं, जिनको हालावाद का जनक कहा जाता है, मधुबाला, मधुशाला आदि के रचयिता। अगली रचना है मैला आंचल। इसके लेखक पूछे हैं कौन है। ए प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी यशपाल या डी नागार्जुन। तो मैं क्रम से बताऊंगी। ये प्रेमचंद जाने जाते हैं गोदान के लिए, गबन के लिए, सेवा सदन तथा मंगलसूत्र आदि उपन्यासों के लिए। बी फणीश्वर नाथ रेणु को जाना जाता है मेला आंचल के लिए। यशपाल को जाना जाता है पर्दा जैसे रचनाओं के लिए। नागार्जुन जी का नागार्जुन जी की रचनाएं अभी आई नहीं है अपने पास। अब चलते हैं परिमल, किसकी रचना है। ए निराला, बी पंत, सी महादेवी वर्मा या डी बच्चन। तो परिमल का अभी मैंने आपको बताया था। परिमल के रचयिता हैं निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
जिनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। तथा मैंने बताया था आज की कक्षा में कि निराला जी की कविताओं में मुक्त छंद का बहुत आयत से प्रयोग मिलता है। निराला जी की कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग बहुतायत से मिलता है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता की रचयिता हैं? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी मीरा या डी अमृता प्रीतम। तो झांसी की रानी के लिए जानी जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनको वीर रस की कवित्री कहा जाता है। झांसी की रानी के अलावा वीरों का कैसा हो वसंत आपकी प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा जानी जाती हैं अतीत के चलचित्र यामा, सांध्यगीत, दीपशिखा, नीरजा तथा निहार के लिए। मीरा तो श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, भक्ति काल की हैं। अमृता प्रीतम की भी अभी तक रचना आपने कोई पढ़ी नहीं है। प्रयास करूंगी निकट भविष्य में जल्दी ही लेकर आऊँ। आंसू के रचयिता हैं? कौन है आंसू के रचयिता? ए जयशंकर प्रसाद, बी पंत, सी निराला या डी दिनकर। तो आंसू के रचयिता वही हैं जिन्होंने कामायनी को लिखा है, जिनको छायावाद का जनक कहा जाता है, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी। आपने कामायनी की रचना की है, आपने आंसू की रचना की है, आपने आंसू के अतिरिक्त लहर और झरना आदि काव्य संग्रहों की भी रचना की है। आपने कंकाल, तितली तथा इरावती जैसे उपन्यास लिखे हैं। आपने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ तथा अजात शत्रु आदि अनेक मंचन योग्य नाटक लिखे हैं। तथा आपको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति से संबंधित अनेक रचनाएं आपने लिखी हैं। निराला जी क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। मुक्त छंद का प्रयोग करते हुए आपने कई गद्य गीत भी लिखे हैं। तथा दिनकर जी जाने जाते हैं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी के लिए। हमसे पूछे थे आंसू की रचयिता, तो ये जयशंकर प्रसाद जी हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए बाला, बी बालिका, सी बालिनी या डी बालिनी। तो बालक का स्त्रीलिंग होता है बी बालिका। अगला प्रश्न कह रहा है लड़कियां शब्द का वचन है। ये जो शब्द है लड़कियां, इसमें कौन सा वचन है? ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्विवचन तो हिंदी में होता ही नहीं है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो यदि एक वचन होता तो लड़की हो जाता, यदि एक वचन होता तो लड़की हो जाता, लड़कियां हो गया तो बहुवचन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कमल का पर्यायवाची है। इनमें से कोई एक ही शब्द है जो कमल का पर्यायवाची है। ए सरोज, बी पर्वत, सी नदी या डी पवन। पर्यायवाची हो जाएगा ए सरोज। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? ए नीर, बी वारी, सी तोय या डी अनल। तो देखिए नीर, वारी, तोय जल के पर्यायवाची हैं, किंतु अनल जल का पर्यायवाची नहीं है। अनल पर्यायवाची है अग्नि का। अनल है जो जल का पर्यायवाची नहीं है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है अंधकार का विलोम है। ए प्रकाश, बी रात्रि, सी छाया या डी सूर्य। सही उत्तर हो जाएगा ए प्रकाश। अंधकार का विलोम है ए प्रकाश। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ए सुंदरता, बी सुंदर, सी सुंदरी या डी सुंदरिका। ए सुंदरता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा
सुंदर एक विशेषण शब्द है और इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द है सुंदरता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह विद्यालय जाता है में क्रिया है। वह विद्यालय या जाता है। डी में। ए वह, बी विद्यालय, सी जाता है, डी में। तो देखिए मैं शब्द तो आया ही नहीं है, क्रिया पूछिए तो जाता है हो जाएगा। जाता है। घर घर में कौन सा समास है? घर घर में कौन सा समास है? देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो, अर्थात एक ही शब्द एक से अधिक बार आए अथवा 2 बार आए और बीच में डैश लगा हो। एक ही शब्द 2 बार आए तथा बीच में डैश लगा हो तो कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उठा के सीधा व्ययी भाव लगा दो। जिस समास में, जिस शब्द में या जिस समस्त पद में अव्यय आया हो, उपसर्ग आया हो तथा शब्द की आवृत्ति हुई हो, वह हमारा व्ययी भाव हो जाएगा। द्वंद्व में विलोम शब्द का प्रयोग होता है। तत्पुरुष में कारक विभक्तियाँ स्पष्ट होती हैं। यदि हम समास का विग्रह करते हैं तो कारक विभक्तियाँ स्पष्ट होती हैं तथा कर्मधारय में आता है विशेषण तथा विशेष का जोड़ा। हमसे पूछा था घर घर में समास, तो बता दिया हमने कि ये अव्ययी भाव समास है। और क्यों है? क्योंकि इसमें शब्द की आवृत्ति हुई है, डैश बीच में, इतनी ही पहचान काफ़ी है। शब्द की आवृत्ति में अव्ययी भाव आ जाता है। यदि शब्द की आवृत्ति ना होकर विलोम शब्द आता तो ये हमारा द्वंद्व हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अतिशय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए शब्द क्या है वो जानना जरूरी है। शब्द है सय, सय के आगे अति लग गया तो आगे जो लगा है वही तो उपसर्ग है। अब आगे क्या लगा है? ए सु, बी अति, सी परा या डी प्रति। प्रति तो लगा नहीं है, सु भी नहीं लगा और परा भी नहीं लगा, लगा है अति, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है, तो देखिए पुस्तक क्या है? पुस्तक एक मूल शब्द है ना, संज्ञा शब्द है। अब पुस्तक के लिए आलय, तभी तो होगा पुस्तकालय। यदि पुस्तक में आलय मिलाकर पुस्तकालय शब्द बन रहा है तो जो प्रत्यय है वो क्या हो गया? प्रत्यय है वो या और का नहीं होगा, वो होगा सीधा आलय। आलय शब्द ही प्रत्यय है। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। आलय शब्द प्रत्यय है। जो पढ़ता है वही सफल होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल, बी मिश्र, सी संयुक्त या डी आज्ञार्थक। देखिए आज्ञार्थक तो ये है नहीं, जो पढ़ता है जो से और वही से जोड़े से मिला है, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यदि संकेतवाचक होता तब ये संकेतवाचक हो जाता, संबंधवाचक हो जाता, किंतु इस तरीका का कोई ऑप्शन है नहीं तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जो से और वही से जुड़ा है। और यदि तथा से जुड़ता तो संयुक्त हो जाता, मिश्र वाक्य हो जाएगा। और यदि तथा से जुड़ता तो संयुक्त हो जाता, मिश्र वाक्य हो जाएगा। राम और श्याम विद्यालय गए, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम और श्याम कहाँ गए? विद्यालय। देखो और तथा से जुड़ेगा तो संयुक्त हो जाएगा, कहा था ना, तो ये संयुक्त हो जाएगा। राम और श्याम आ गए ना, और से जुड़ गया, संयुक्त हो जाएगा। राम ने फल खाया में कर्ता कारक है। फल किसने खाया? फल को किसने खाया? राम ने खाया ना। फल को किसने खाया? राम ने, कारक ने होगा, राम ने। कारक चिन्ह क्या होगा? ने होता है ना कर्ता का। कभी
शब्द का बहुवचन होगा? क्या होगा बहुवचन? ए कवि, बी कवियाँ, सी कवियों या डी कविगण? सही है ऑप्शन सी, कवियों। कवियों। अब आप कहोगे कवियों क्यों? क्योंकि कवि तो बदलेगा नहीं, कवि का बहुवचन भी कभी ही होगा, किंतु हम इसको परसर्ग लगा करके प्रयोग कर लेंगे। परसर्ग अर्थात कारकीय रूप में, कारकीय रूप में प्रयोग करेंगे तो कवियों हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है? तो भैया पहले ये बता दो कि कमल कैसा है। अब आप कहोगे कमल तो नीला है। यदि कमल नीला है तो नीला क्या है? एक रंग है, और रंग है तो क्या हो गया? विशेषण हो गया, तथा कमल विशेष्य हो गया। और यदि विशेषण विशेष्य का जोड़ा आ गया तो समास हमारा कर्मधारय हो जाएगा, समास कर्मधारय हो जाएगा। यदि ये नील कमल की जगह अष्टकमल होता तो समास हमारा द्विगु हो जाता, क्योंकि अष्ट अर्थात आठ की संख्या आ जाती, संख्यावाची पद हो जाता तो द्विगु हो जाता। किंतु यहाँ तो विशेषण विशेष्य का जोड़ा था तो कर्मधारय हो गया। विद्यालय में कौन सी संधि है बताइए? ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में क्योंकि स्वर व्यंजन विसर्ग में से पूछा तो केवल स्वर संधि हो जाएगी। हाँ, अगर स्वर का भेद पूछते तो हम कहते कि दीर्घ संधि है। स्वर का भेद तो हमसे पूछा नहीं है तो स्वर संधि ही हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, या सी बहुव्रीहि, या डी अव्ययी भाव? तो ये बताइए कि पुत्र किसका है? तो आप कहोगे पुत्र राजा का है। यदि राजा का पुत्र है तो कारक विभक्ति आई है, और कारक विभक्ति आ गई तो समास तत्पुरुष हो जाएगा। कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कारक विभक्ति आएगी तो समास तत्पुरुष हो जाएगा। विलोम शब्द आता तो द्वंद्व हो जाता, विशेष अर्थ आता तो बहुव्रीहि हो जाता, अन्य पद प्रधान हो जाता, तथा शब्द की आवृत्ति होती अथवा अव्यय आता या उपसर्ग आता तो अव्ययी भाव हो जाता। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। रामचरितमानस के रचयिता हैं। देखिए, पहले एक प्रश्न आया था जिसमें हमसे भाषा पूछी गई थी, अब रचयिता पूछे हैं तो हो जाएंगे ए तुलसीदास, बी कबीरदास जाने जाते हैं सागी शब्द रमैनी और बीजक के लिए, सी सूरदास जाने जाते हैं सूर सागर और सूर सारावली के लिए, तथा रहीम जी जाने जाते हैं अपने दोहों के लिए। अगला प्रश्न, बी थी विभावरी जागरी कविता की रचयिता है। ए जयशंकर प्रसाद, पी पंत, सी महादेवी वर्मा, या डी दिनकर? तो मैं कहना चाहूँगी इसकी रचयिता वही हैं जिन्होंने कामायनी की रचना की है, अर्थात ए जयशंकर प्रसाद जी। इनको छायावाद का जनक भी कहा जाता है। साकेत के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी दिनकर, सी बच्चन, या डी निराला? तो मैंने पहले भी बताया था, साकेत यशोधरा और भारत भारती के रचयिता है। ए मैथिली शरण गुप्त आपको भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है। बी दिनकर को भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। आपको कुरुक्षेत्र, उर्वशी तथा रश्मिरथी के लिए जाना जाता है। सी बच्चन अर्थात हरवंश राय बच्चन को मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला आदि के लिए जाना जाता है। हालावाद के प्रवर्तक कहलाते हैं आप, अथवा हालावाद के जनक कहे जाते हैं। डी निराला को जाना जाता है उनके गद्य गीतों के लिए, उनकी क्रांतिकारी कविताओं के लिए, कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे परमल आदि के लिए, तथा एक और रचनाएं सरोज स्मृति, जिसमें इन्होंने अपनी पुत्री के वियोग में यह रचना लिखी थी। तो इसी के साथ हमारी श्रृंखला हो गई है आज की पूरी। और अब ये रहा बोनस प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। अंधा युग की रचयिता कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी यज्ञेश, सी मोहन राकेश, या डी नागार्जुन? कमेंट में आंसर दीजिए और यह भी बताइए आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही और कक्षाओं के लिए, ऐसे ही और क्विज के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। कल मिलते हैं एक और नई क्विज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।